नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि किसी भी विद्यार्थी और किसी भी मेरे दोस्त का जो उज्जवल भविष्य हो, कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रह सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मौर्य वंश। देखिए, जो मौर्य वंश है उसमें जो जानकारी हमें मौर्य वंश की जो जानकारी प्राप्त होती है, उस जानकारी के जो स्रोत है वो कुछ निम्न है। इसमें जानकारी के स्रोत में नंबर 1 कौटिल्य, और कौटिल्य की पुस्तक थी, उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। नंबर 2 मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? इंडिका। नंबर 3 सोमदेव। और सोमदेव की पुस्तक थी कथा सरिता सागर। और नंबर 4 क्षेमेंद्र। और क्षेमेंद्र की जो पुस्तक थी वो थी बृहत कथा मंजरी। और विशाखा दत्त। और विशाखा दत्त की जो पुस्तक थी वो थी मुद्रा राक्षस। तो ये कुछ ऐसी पुस्तकें थी जिससे हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, सोमदेव की कथा सरिता सागर, क्षेमेंद्र का वर्त कथा मंजरी और विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। इन पुस्तकों से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे उसमें दीपवंश और महावंश उसको किसने कहा कि श्रीलंका के महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है। श्रीलंका का उस समय नाम क्या था? सिलोन या सिहली। श्रीलंका का क्या नाम था? सिहोल या सिहली। इनसे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। जैन धर्म का ग्रंथ था कल्पसूत्र। और इसको लिखने वाले कौन थे? भद्रबाहु। इल्मी इता दिव्यावदान, ये भी क्या था? बौद्ध धर्म का ही था। तो इस प्रकार इनसे हमें किन की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। ध्यान दें, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के इंडिका, सोमदेव का कथा सरिता सागर, क्षेमेंद्र का वर्त कथा मंजरी, विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस, बौद्ध जो धर्म थे उनके 2 ग्रंथ थे दीपवंश और महावंश। ये क्या है? श्रीलंका के उसको किसकी श्रेणी दी गई है? महाकाव्य की। और इसके साथ ही एक और थी दिव्यावदान। ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे जिनसे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। जैन धर्म में कल्पसूत्र, और इसमें कल्पसूत्र को भद्रबाहु। तो इससे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो इनसे हमें किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? मौर्य वंश की। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, सोमदेव की कथा सरिता सागर, क्षेमेंद्र की वर्त कथा मंजरी, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, बौद्ध धर्म के दीपवंश, महावंश। और इन दीपवंश और महावंश को श्रीलंका का महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है। दिव्यावदान एक और था इनका, दिव्यावदान। जैन धर्म
इनमें कल्पसूत्र और भद्रबाहु। तो ये इनसे हमें क्या किसकी जानकारी प्राप्त होती है? मौर्य वंश की। अब देखिए मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का जो संस्थापक था, आराम से पढ़िए, चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्या था? संस्थापक। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म था वो 345 ईसा पूर्व हुआ था। ये जो शासक बना था, शासक 322 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को पराजित कर, कि उस समय मगध का जो शासक था वो गणानंद था, और उस गणानंद को पराजित कर उन्होंने मगध के सिंहासन को हासिल किया। तो ये अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की जो अन्य नाम के अंदर इसको यूनानी लेखक थे स्ट्रेबो और जस्टिन। दूसरा कौन सा था? जस्टिन। ये किस नाम से जानते थे? सेंड्रोकोटस। और जो दूसरे लेखक थे वो थे एलियन और प्लूटार्क। ये इसको क्या कहते थे? एंड्रोकोटस। और फिलाकर्स ये इसको किस नाम से जानते थे? सेंड्रोकोटस। अब देखिए इसके अंदर एक कोटस और कोटा क्वेश्चन कैसे आए? मान लो जहां पर डबल टे लगा हुआ है वहां आ जाए कि ये सेंड्रोकोटस किस व्यक्ति को कहा गया है? टे। यहां पर केवल सिंगल है, तो ये तो स्ट्रेबो और जस्टिन कह रहा है, यहां फिलाकर्स कह रहा है सेंड्रोकोटस, और एरियन और प्लूटार्क इसको कहते हैं एंड्रोकोटस। तो इनके ये अन्य नाम थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। यूनानी लेखक थे स्ट्रेबो और जस्टिन इसको सेंड्रोकोटस कहते हैं, एरियन और प्लूटार्क इसको एंड्रोकोटस कहते हैं, फिलाकर्स इसको सेंड्रोकोटस। इसका विशेष ध्यान रखना है, कोटस और कोटस इन दोनों के अंदर इसके टैग डबल लगा हुआ है, यानी आधा टैग कोटस और यहाँ टैग ई की टैग तो कोटस का है। तो इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर ये आ जाए कि सेंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस एक से शब्द है, लेकिन इनके जो बताने वाले थे वो अलग अलग है। सेंट्रो या यहाँ स्ट्रेबो जस्टिन है और यहाँ फिलाकर्स है, तो इसका विशेष ध्यान रखना। अब देखिए इसकी जाति कि ये किस जाति का था, कोई या किस जाति को माना गया है? जाति में इसमें ब्राह्मण इसको मानते हैं शूद्र। ब्राह्मण इसको क्या मानते थे? चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र। जैन और बौद्ध, कौन से? जैन और बौद्ध इसको मानते थे, बौद्ध धर्म मानने वाले क्षेत्रीय। और एक इतिहासकार थे रोमिला थापर, ये इसको क्या मानते थे? वैश्य। और विशाखादत्त के जो था मुद्रा राक्षस, लेखक कौन था इसका? विशाखादत्त। उसने कौन सी लिखी? मुद्रा राक्षस। उसमें इसको क्या माना गया? वर्षल। और वर्षल का अर्थ क्या होता है? निम्न कुल का।
निम्न कुल। तो ये इसमें जाति के लिए शब्द काफी लिए गए चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कि ब्राह्मण इसको क्या मानते थे, शूद्र। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में इसको क्या माना बताया गया है, क्षेत्रीय बताया गया है। रोमिला थापर इतिहासकार थे तो इसने इसको क्या माना, वैश्य। मुद्रा राक्षस में इसको क्या बनाया गया, वर्षण। और वर्षण का अर्थ क्या होता है, निम्न कुल। तो ये इसमें जाति और अन्य नाम थे चंद्रगुप्त मौर्य के। दोबारा देखिए इसको, मौर्य वंश के जो संस्थापक बने वो कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराकर, घनानंद, क्योंकि उस समय ये एक शक्तिशाली शासक कौन था, मगध का घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म था वो 345 ईसा पूर्व हुआ। ये गद्दी पर बैठा 322 ईसा पूर्व। इनके अन्य नाम किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। यूनानी लेखक थे स्ट्रेबो और जस्टिन, इसको क्या कहते हैं, सेंड्रोकोटस का कहते हैं। एरियन और प्लूटार्क इसको एंड्रोकोटस कहते हैं। फिलाकस इसको सेंड्रोकोटस। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि इसके डबल टैग लगा हुआ है, आधा टैग इसमें आता है तो फिलाकस, और जहां पर एक ही टैग के वहां स्ट्रेबो और जस्टिन। तो इसका विशेष ध्यान रखें। इसमें एक क्वेश्चन यह बन सकता है कि वो किस जाति का था, तो या तो उसको सम्मिलित करवा सकता है या डायरेक्ट दे सकता है कि ब्राह्मण चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मानते थे, शूद्र। या जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायी चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मानते थे, क्षेत्रीय। या रोमिला थापर के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्या माना गया, वैश्य। या मुद्रा राक्षस के अनुसार इसको क्या माना गया, वर्षण। और वर्षण का अर्थ क्या होता है, निम्न कुल का। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किसने किया और ये शासक बनाने में इसका किसका योगदान रहा। तो 305 ईस्वी के अंदर जो शासक था सेल्यूकस निकेटर, उन्होंने इस पर आक्रमण किया। 305 ईस्वी ईसा पूर्व सीरिया का जो शासक था, सीरिया का जो शासक था उस समय वो शासक था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। तो इसने क्या किया कि 305 ईसा पूर्व किस पर, चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया, चंद्रगुप्त मौर्य पर क्या किया, आक्रमण। 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया, लेकिन इस आक्रमण में सेल्यूकस निकेटर ये क्या हुआ, पराजित हुआ। क्या हुआ, पराजित हुआ। अब जब ये पराजित हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो सेनापति थे उसमें कौन, चाणक्य। तो उन्होंने कहा कि हम बाहर से आने वाले मेहमानों का यहाँ हत्या नहीं करते, हम उनका क्या करते हैं, आने वाले का सत्कार करते हैं। तो ऐसे से इन बात से इनका हृदय में क्या हुई कि दोनों के बीच में एक संधि हुई। किस किस के मध्य, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक संधि हुई। और संधि की शर्तें क्या रखी गई, नंबर 1, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का नाम था हेलेना, कुछ जगह इसका नाम मिलता है चेलना और कुछ जगह इसका नाम मिलता है कार्निया। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना। तो इसका विवाह किसके साथ कर दिया, चंद्रगुप्त के साथ। अपनी पुत्री, किसकी पुत्री थी ये, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना, जिसका दूसरा नाम क्या बताया गया,
हिलना या चेलना या कानिया, जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही कर दिया गया। दूसरी शर्त कि दहेज के रूप में सेल्यूकस निकेटर ने 4 क्षेत्र दिए, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेमिसडाई। ये 4 क्षेत्र, 1, 2, 3 और ये 4 क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर ने दहेज के रूप में दिए। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। देखिए, एरिया को क्या कहा जाता है? हेरात। अराकोसिया को क्या कहा गया? कंधार। जेड्रोसिया को क्या कहा गया? बलूचिस्तान। और पेरिपेमिसडाई, इसको क्या कहा गया? काबुल। तो हो सकता है यहां पर क्वेश्चन बन जाए कि यहाँ ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर सुमेलित भी करवा सकता है कि एरिया किसको कहा गया? हेरात को। अराकोसिया किसको कहा गया? कंधार को। जेड्रोसिया किसको कहा गया? बलूचिस्तान को। और पेरिपेमिसडाई किसको कहा गया? काबुल को। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इसको क्या करवा सकता है? सुमेलित भी करवा सकता है। इसकी पुत्री का नाम कहीं पर हेलना, कहीं चेलना और कहीं कानिया भी मिलता है। तो ये 4 जो क्षेत्र थे वो दहेज के रूप में किसको दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। और इसके बदले में अब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि 500 हाथी, प्लूटार्क क्या कहता है कि जो इतिहासकार था प्लूटार्क, ये क्या कहता है कि 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको दिए थे? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर को दिए। किसने दिए? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये बात किसने बताई? प्लूटार्क ने। क्योंकि यहाँ पर सीरिया में अब क्या था कि हाथियों की कमी रहा करती थी और हाथी सेना को बढ़ावा देने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्होंने इसको क्या दिए? 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को। और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को एक दार्शनिक दिया, और वो किसके साथ? हेलेना के साथ। उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज। क्यों दिया गया? क्योंकि प्राचीन काल में क्या था कि जो बेटी की जब शादी की जाती थी तो उसके साथ आज भी वही रीति रिवाज कि किसी छोटे बच्चे को भेजना या बच्ची को साथ भेजा जाता है। लेकिन उससे और आज क्या है, वर्तमान युग में उनके साथ क्या है, सबसे जो वहाँ ससुराल के बाद पियर पक्ष तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा कौन सा साधन हो गया वर्तमान में? मोबाइल। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इस वजह से किसी न किसी को साथ भेजते थे। तो सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को हेलेना के साथ भेजा कि ये चंद्रगुप्त, क्योंकि ये विदेशी था इसलिए कि ये मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करता है, मेरे से संधि किए तो ये कैसा व्यवहार करता है, उस व्यवहार के बारे में, यहाँ हिंदुस्तान के बारे में आपको मुझे बताना है। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका नाम की पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी। और इस इंडिका पुस्तक में ये कहा मेगास्थनीज ने
कि भारतीय क्या है, भारतीय जो लोग हैं उनको लिखना नहीं आता है, लिखना नहीं आता था। इस वजह से मैंने ये पुस्तक लिखी। मैगस्थनीज में इंडिका में क्या बताया, मैगस्थनीज ने इंडिका में क्या बताया कि भारतीय जो व्यक्ति थे उनको लिखना नहीं आता था, और लिखने नहीं आने की वजह से ही मैंने इसमें ये पुस्तक यहाँ लिखी इनके बारे में। तो ये सेल्यूकस निकेटर 305 ईस्वी के अंदर दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में पराजित कौन हुआ, सेल्यूकस पराजित हुआ, चंद्रगुप्त की विजय हुई, और दोनों के बीच में एक संधि हुई। उस संधि में क्या रहा कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। दहेज के रूप में 4 क्षेत्र दिए, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपेमिसडाई। एरिया को हेरात कहते हैं, अराकोसिया को कंधार कहते हैं, जेड्रोसिया को बलूचिस्तान कहा जाता है, और पेरिपेमिसडाई को काबुल कहा गया है। इससे क्वेश्चन में सुमिलित वाला ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका विशेष ध्यान रखना। मैगस्थनीज ने एक दार्शनिक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, उसका नाम था क्या था, मैगस्थनीज, और उसने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था इंडिका। और इंडिका में ये बताया गया कि भारतीयों को क्या लिखना नहीं आता था। अब देखिए कि इसका जो क्षेत्र था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को कहां से कहां तक, तो चंद्रगुप्त मौर्य इस हेलेना के साथ विवाह करने वाला ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक किया। चंद्रगुप्त जो मौर्य था उनके साम्राज्य का जो विस्तार था वो काफी, यानी संपूर्ण भारत पर, पूरे विश्व पर, अखंड भारत पर उन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यहाँ उत्तर में कश्मीर, यहाँ बंगाल, पूर्व के अंदर उन्होंने क्या किया, पूर्व में बंगाल, उत्तर के अंदर कश्मीर, दक्षिण के अंदर कर्नाटक, और कर्नाटक में कहां तक, मैसूर तक। और ये है जो भाग था, ये दोनों पश्चिमी और उत्तरी, तो यह ईरान तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहां कहां तक विस्तार किया, अपने साम्राज्य का विस्तार कहां से किया कि उत्तर के अंदर कश्मीर, पूर्व में बंगाल, और उत्तर और पश्चिम के अंदर ईरान कि ये क्षेत्र ईरान तक, और दक्षिण में मैसूर, कर्नाटक। दो हमें तमिल ग्रंथ ऐसे मिलते हैं जिनमें ये बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर क्या की थी, विजय हासिल की थी। और वो तमिल ग्रंथ थे दो, वो तमिल ग्रंथ थे, उनसे हमें ये पता लगता है कि दक्षिण भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या की, विजय हासिल की। उनमें थी ना नूर और मुरना नूर। ये सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड दोनों में ये प्रश्न आया हुआ है चंद्रगुप्त का कि दो तमिल ग्रंथ कौन कौन से थे जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय का पता चलता है। तो एक का नाम था अहनानूर और दूसरा का नाम था मुरनानूर। ये दो तमिल ग्रंथ थे। इन तमिल ग्रंथों से हमें इनकी दक्षिण विजय, चंद्रगुप्त ने दक्षिण पर विजय हासिल की, उनके बारे में पता लगता है। फिर क्या हुआ कि जब इनका मगध पर पूरे संपूर्ण शासन स्थापित कर लिया संपूर्ण भारत पर, तो उस समय की 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ा और
इस अकाल की वजह से उन्होंने जैन धर्म गुरुता भद्रबाहु 12 वर्ष के अकाल कि इनके शासनकाल में, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसके शासनकाल में 12 वर्ष तक महा अकाल पड़ा, अकाल। और इस अकाल के समय जब पूरी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जनता भूख प्यास से तड़पने लगी, तो ये जैन गुरु था, जैन गुरु, और जैन गुरु का नाम क्या था? भद्रबाहु। भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चला गया। कहाँ पर चला गया? कर्नाटक। और कर्नाटक में कौन सी जगह? मैसूर। और मैसूर में कहाँ? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला के ऊपर चंद्रगिरी पहाड़ी पर। कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्ष का क्या पड़ा? अकाल। उस समय जैन गुरु भद्रबाहु के साथ कहाँ पर? दक्षिण भारत में ये चला गया। और कहाँ पर? कर्नाटक मैसूर में। और कौन सी जगह? श्रवण बेलगोला। और वहाँ पर भी एक पहाड़ी थी, चंद्रगिरी पहाड़ी। इस चंद्रगिरी पहाड़ी पर उन्होंने संथारा या सलेखना विधि से उन्होंने 298 ईसा पूर्व अपने प्राण त्याग दिए। अपने प्राण, संथारा यानी उपवास विधि को ही संथारा, जैन धर्म में संथारा या सलेखना विधि कहा जाता है। इनके माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्ष का काल पड़ा। उसमें जैन गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक मैसूर, श्रवण बेलगोला, चंद्रगिरी पहाड़ी पर संथारा और सलेखना, संथारा इसको उपवास को जैन धर्म में संथारा या सलेखना विधि कहते हैं। और 298 ईसा पूर्व उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो इस प्रकार ये चंद्रगुप्त मौर्य था। आगे इसका जो लड़का होगा बिंदुसार। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक जरूर करें, क्योंकि ये आपका शेयर और लाइक ही हमारे को उत्साहवर्धन करता है। धन्यवाद।